जनाब शाहीन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम की जीनत बने आज। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पे जिसका भी आपके जो डायरेक्टर का जो ये फॉर्मेट है बहुत ज़बरदस्त है। लगता है पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो गया जी, लग रहा है ना आपको, एक अपनायत सी महसूस हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ फॉर्मेट है जो इस किस्म के फॉर्मेट की इस टाइम ज़रूरत है पाकिस्तान को। जो हम पाकिस्तान इस टाइम जो फेस कर रहे हैं हम पोलराइजेशन को, ख़ास तौर पे जो एक नई इन्वेंशन हो गई है हमारे माशरे में, सोसाइटी के अंदर, ये प्रोग्राम एक न्यू ब्रीथ है, एक खुशगवार यानी एहसास है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम मिलकर इस पाकिस्तान की बिल्डिंग करें, बिल्डअप करें, डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे आज का स्पेशली जो आप लोगों ने जो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है, ख़ास तौर पे पीटीवी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो आज से जो है वो ऑन एयर हुए हैं 24 आवर्स अपने रीजनल प्रोग्राम्स में। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर है कि आप आए हैं। और सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन के मालूमात में इजाफा करें इस हवाले से जो हमारा टॉपिक है, और दूसरा कि आपका कितना टाइम हो गया है कि आप इस काउंसलिंग में हैं और आपको नौजवान नस्ल में क्या मोटिवेशन नजर आती है? देखिए, हमारी नौजवान जो ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान है उसमें मोटिवेशन तो बेइंतहा है। मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दे आर मोटिवेटेड, दे हैव पोटेंशियल्स, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं। मैं समझता हूँ इस हवाले से हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके आगे हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इस मोटिवेशन के बाद, इस एनर्जी के बाद कि हम उस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करें, वो हमारे पास पाथ नहीं है, वो हमारे पास ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है वो स्प्लिटेड हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने करियर्स को लेकर, और फिर हम एक ऐसे स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हैं जो कि अनडिफाइंड होते हैं, और उसका जो खुमियादा है यानी उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे करियर को लेकर, हमारे पाकिस्तान को लेकर बदनामी का बाइस बनते हैं और दूसरे मामला जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस इज़ द वे कि अगर हम एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक पोटेंशियल के बाद अगर उसको हम देखें तो वो बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से करियर काउंसलिंग हो गया, या मैं जो हम लोगों को जो समझा रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रोफेशनल होने के बावजूद कंफ्यूज्ड हैं, यानी होना नहीं चाहिए ऐसा बट हैं, तो हम उन लोगों को उनकी कंफ्यूजन्स को दूर कर रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी हम जाते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, और आज ख़ास तौर पे यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम में आके ख़ास तौर पर हमारे जितने भी सूबे हैं, देखिए नौजवान चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, या वो कहीं भी हो, वो नौजवान हैं। उनकी सलाहियतें एक जैसी हैं, चाहे वो अगर किसी विलेज में रह रहा हो या वो किसी सिटी में रह रहा हो, उनके अंदर सलाहियतें बेनताब है, टैलेंट भी है, बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी अब जो गांव में रहता है वो ये समझता है कि मैं शहर में आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे लेकर आ जाऊंगा। शहर वाला सोचता है कि मैं किसी और जगह जाकर अपने आप को बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये एक चीजें हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है। इसी हवाले से एक सवाल है मेरा कि जैसे कि अभी हालिया दिनों में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें ग्रीस की तरफ जो नौजवान थे जा रहे थे और वो दर्दनाक एक हादसे का शिकार हुए क्योंकि वो इलीगल प्रोसेस था, इस तरह से वो गए। बात यह है कि वो अगर इलीगली भी जाते हैं तो तकरीबन 20 to 25 लाख पे करते हैं, और अगर हम जो लीगल प्रोसेस होता है वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तभी इतनी ही अमाउंट होती है। तो क्या वजह है लोग क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है तलबा को और जो जॉब वीजास है अगर हम सारी प्रोसेस करें तो इतना ही अमाउंट हमें पेश आती है, तो फिर क्या वजह है जब अमाउंट सेम है तो क्या डिफरेंस है कि लीगली लोग जाना पसंद इनलीगली लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लीगल प्रोसेस? देखिए इसमें बहुत ज्यादा अमल जो है वो हमारी लिटरेसी रेट का भी है, खास तौर पे देखें जो एक
एक कॉन्सेप्ट हो चुका है खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने, अपनी लाइफ को लाविश करना है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए आपको बाहर जाना है, तो अल्टीमेटली अब उसके लिए बाहर जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अमल है। खासतौर पे मैं इस चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को इस तरफ लेकर आऊंगा कि काइंडली वो इस तरफ देखें कि मैं अगर इसकी कंपैरिजन अदर कंट्री से करूं, अपनी जो बराबर नेबरहुड कंट्री है उसके साथ में करूं, तो मैं आपको ये बताना मेरा फर्ज भी है कि वहाँ की जो सिचुएशन है, उन्होंने बहुत सारे जो बैरियर्स हैं खासतौर पे नौजवानों के लिए, खासतौर पे जो उनकी अपनी कंट्री के लिए, वो ख़त्म कर दिए और उन्होंने हुकूमती सतहों के ऊपर इन बातों को, फॉरेन लेवल के ऊपर उन्होंने इन बातों को एड्रेस करवाया है। तो आज वो देखें कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यानी जिन कंट्रीज से हम इस टाइम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, वो उस कंट्रीज के डिसीजन मेकर बने बैठे हैं। तो अब ये किस तरह हुआ? ये कोई एक दिन में नहीं हो गया, वो हुआ इस वजह से, हुआ कैसे कि उन्होंने जो बैरियर्स थे अपनी नौजवान नस्ल के दरमियान, जो उनके बैरियर्स आ रहे थे, जो अदर कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स थी, वो उन्होंने उसको डिमोलिश किया, खत्म करवाया, और फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो अपने नौजवान थे उनको उन कंट्रीज में भेजा। भेजने के बाद उनके पास जाहिर सी बात है जो ज़र मुबादला भी आया, फॉरेन करेंसीज भी आई, उसके बाद फिर वो इतना, मैंने कहा ना पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर, अगर ये पोटेंशियल अब्रॉड चला जाता है तो हम लोग भी रूल करेंगे। पाकिस्तान इस टाइम जो एक अपनी डिफरेंट एक स्ट्रेटजीज से हम लोग आगे चलना है, तो उसमें ये भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा जो नौजवान नस्ल है वो अब्रॉड जाए और लीगल वे में जाए। खासतौर पे जो अब ये जो मामलात होते हैं, वो जो नौजवान वो फंस जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन वो आ जाते हैं। देखिए एक्सपेंस की बात नहीं है, एक्सपेंस का मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज्यादा कोई एक्सपेंस होता है, बट वो रिक्वायरमेंट्स को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो उन कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस करके खत्म कर दी जाए, इजी कर दे ना, तो फिर वो क्या होता है, फिर अल्टीमेटली हर बंदा उस प्रोसेस के थ्रू जाना शुरू करते हैं। आपके कहने का मकसद ये कि मतलब क्लासिफाइड कर दें, जो भी जिस पेशे से या जो भी अपने शोबे में महारत रखता है, तो क्लासिफाइड अगर कर दें, दोनों हुकूमतें एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करके फॉरेन अफेयर्स के थ्रू ये चीजें होनी चाहिए। प्लस देखिए, अब मैं अगर थोड़ा सा इसको आप लोग इजाजत दें तो मैं फिर आगे एलिब्रेट करता हूँ। देखिए दुनिया के अंदर अभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे नौजवान के लिए प्रॉब्लम्स क्या है। इवन यहाँ तक की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे क्रिकेटर थे जो 99 बॉल्स पे या पूरी सेंचुरी भी नहीं करते थे, द रीजन बिहाइंड कि जी इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो वो ये अगर आपको इल्म हो, ये बातें आई थी बीच में। तो इसी तरह से हमारे लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। काफी ऐसे ममालिक हैं जहाँ वो अपनी इलाकाई जबानें बोलते हैं, उधर वो फखर से बोलते हैं अगर चीन में आओगे तो चीनी ही सीख के आओ। अच्छा, हर लोग ज्यादा अपनी जबान को एक तरजीह देते हैं, वहाँ पे उनको कोई इस किस्म में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमें इंग्लिश नहीं। लेकिन आपको कहीं बाहर जाना तो वहाँ की लैंग्वेज जरूरी है। अब इसमें एक चीज आती है, देखिए मैं क्योंकि मैंने काफी कंट्रीज में विजिट किया है, मैं आपसे एक सवाल ये है कि देखिए चाइनीज यानी चीन जो है हमारा जो फ्रेंड है, उसने वर्ल्ड को किस तरीके से इमर्जिंग करी है। हालांकि उनकी अपनी तमाम लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ टू द प्रोफेशनल लाइफ दे आर चाइनीज, ठीक हो गया, बट वो दुनिया में बहुत स्पीड से मर्ज कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि क्या वहां पर कोई नई पॉलिसी दे दी है ऑस्ट्रेलिया ने या कनाडा ने या यूएसए ने या यूके ने? नो, पॉलिसी तो सबके लिए उन्होंने एक जैसी अनाउंस की है कि वो चाइनीज हो या इंडियंस हो या श्रीलंकन हो या नेपालीज हो, जो भी लोग हो। तो असल और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी समझ लें या थ्रेशोल्ड समझ लें, वो चाइनीज लोगों की है अब्रॉड में जाने की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चीन है ना। लेकिन अब वो किस तरीके से चले जाते हैं जल्दी, यानी उनका क्या मामला है? तो वो बेसिकली उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है, यानी हुकूमती लेवल के ऊपर, फॉरेन्स के ऊपर, कि आपने हमें इस तरह से अकोमोडेट करना होगा, तभी तो हम एक्सचेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरह से ही बनती है ना। हमारा अब नौजवान पढ़ा लिखा वो सर मारता है,
आगे दीवार के अंदर कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पैसा उसके पास नहीं ग्रेजुएट होता। होना उसका काम था, पढ़ना उसका काम था, टैलेंट उसके पास है, आगे प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली उसको मिलना चाहिए ना कि वो किस जगह जाके तो वो नहीं होता। खदीजा, मेरे ख्याल में टैलेंट पे बात आ गई तो हम एक बलोची टैलेंट भी सॉन्ग की सूरत में आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, हमारे गुलचारों भी बड़े टैलेंटेड होते हैं। बिल्कुल, गुलचारों का गोश्तदार है क्वेश्चन होते बलूची है क्या गोश्तदार। उनके पास कौन से ऐसे काउंसलर हैं, मैं कह रही हूँ काउंसलिंग करते हैं उनकी, जो वो ये सब दावों पे लगाने के लिए कामयाब हो जाते हैं, और उनसे कैसे बचना चाहिए? देखिए उसमें बचने का यही है, मैंने जैसे कहा ना कि लिटरेसी लेवल, अगर आपने जाहिर सी बात है अपने बेटे को बच्चे को बाहर भेजना है या अब्रॉड भेजना है फॉर द ग्रेट फ्यूचर, तो उसके लिए अल्टीमेटली लीगल वेज यूज किए जाते हैं। तरीका देखिए दुनिया ने अब चेंज हो गई है, खासतौर पे कोविड के बाद बहुत स्पीड से चीज़ें आ गई हैं। जो लोग जो कंट्रीज पहले असाइलम दे रहे थे पॉलिटिकली या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जेनेवा कन्वेंशन के बिहाफ पे, अब उन कंट्रीज ने भी अपना एक बैरियर्स लगा दिया है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन उनके पास होगा, देन दे विल ग्रांटेड, अदरवाइज वो उसको वापस भेज देते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं। खासतौर पे जो सीरिया का जो एलिमेंट हुआ, जो पाकिस्तान का खासतौर पे अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो अपना रूल्स बना रहे हैं। और अगर यही आपकी बात को एड्रेस किया जाए कि इतने बैरियर्स लगा लिए, तो फिर तो जाहिर है लीगल इमिग्रेशन का ही ऑप्शन रहता है ना लोगों के पास। लीगल कैसे जाएंगे? लीगल तो जा सकते, लीगल मतलब तो रास्ते बहुत मुश्किल कर दिया है ना, इतने सारे बैरियर्स, इतनी रिक्वायरमेंट्स हो गई है। देखें रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से ये है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो। थोड़ा सा स्ट्रगल, जब आप पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा, जब आप बच्चे पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करवा लें, और उससे उसको जो है थोड़ा सा ट्रेन कर लेना, या उसकी जो है थोड़ी सी समझा लें उसको, या किसी ऐसे कैरियर काउंसलर के पास चले जाइए जो आपको सीधी राह दे, समझा दे कि इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो हम असल में हर चीज का हल मिनटों में चाहते हैं, यानी अगर हमने अमीर बनना है तो फिर बस सुबह उठे तो हम अमीर। इस बात पे कॉल आई है हमारे पास जी, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, पिनियल भुट्टो आला से बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे रेगुलर काउंट टावर के मिस पे आकर हूँ कि आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल फुल प्रोग्राम में तमाम सुठो आहे। महिरबानी कुर्बत आजा तो असांजा रेगुलर कॉलर रहिया आहियो। 1972 में एक खाद की बोरी हम अमेरिका से मंगाते थे, उसकी कीमत होगी थी 128 रुपए। फिर जब उस पर रिसर्च हुई तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ईरान, सऊदी अरब और लिबिया से मुआहदे किए और 3 कारखाने पाकिस्तान में लगाए। फरमाया उन गवर्नमेंट ने दिया और कारखाने यहाँ लगे। शहर की घोट की मुल्तान, पाक ईरान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, पाक सऊदी अरब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और पाक लिबिया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जब हमारे खाद की बोरी बनी तो उसकी कीमत बन गई थी 34 रुपए खाली। और उस वक्त भुट्टो ने कहा था 42 सेंट बेचो, 4 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुनाफा और 4 रुपए जो तुम बाहर के मुल्क में फरमाया किया है। क्या हुआ कि तीनों मुल्कों में जब कारखाने, तीनों शहरों में कारखाने, भोटी मुल्तान में जब कारखाने लगे 15,000 लोगों को रोजगार मिला। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपका जो मुताला और जो नॉलेज है तो कारखाने लगे, मजदूरी शुरू हो गई। फिर जो है जब खाद मुकम्मल तैयार हो गई और सप्लाई हो गई पाकिस्तान में 15,000 लोगों को मिले कारखाने, शुक्रवार जो है ना नौकरियां मिली। अब ये कि उस गवर्नमेंट के बाद आप आज तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें रोजगार को फराहम किया गया हो लोगों के लिए। तो लोग मजबूर है ना कि बाहर जाकर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त बात की है। 1968 में मुझे नौकरी मिली थी, मेरी तनख्वाह थी
115 थैंक यू मेहरबानी और कॉल करी बिल्कुल जबरदस्त और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए बहुत जबरदस्त किए ऐं तव्हांखे ॿुधाई जी हालात असां वटि कम थियनि पिया आहे गवर्नमेंट अॼु बि कोशिशि करे पई पूरी ऐं बसि हालात बि अहिड़ा आहिनि ऐं छो त काफ़ी कोविड खां पोइ इलाही मसइला मसाइला आहिनि वक़्तु उहो दौर न रहियो आहे जेको अॻे हुयो पर पोइ बि जेका महिनत कजे थी असांजा पाकिस्तानी महिनती आहिनि बिल्कुलु ऐं जेॾी तरक़ी थींदी जहिड़ो अॻिते मॉडर्नाइज़म ईंदो ओॾियूं ज़ाहिरा ॾुखियाइयूं बि आहिनि जंहिंखे असांखे फेस करणो थो पवे सो बिल्कुलु असांजी हुकूमत अॼु बि कोशिशि करे पई ऐं हुकूमत खां गॾोगॾु मां सम्झंदमि त असांजा ॾिसंदड़ जेके आहिनि सिटीज़न जेके आहिनि पाकिस्तानी आहिनि उहे बि कोशिशि कनि ऐं उन्हनि जो फ़र्ज़ु बि आहे त एतमाद कनि सब्र कनि ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क सभिनी जो आहे न सिर्फ़ु गवर्नमेंट जो न आहे हर सिटीज़न है फर्द जो मुल्क है ऐसा सभी के गॾु करे कम करो है यूनिटी करे पर बहरहाल जबरदस्त कॉलर सर ये हमारे बड़े रेगुलर कॉलर है भुट्टो साहब हाला से कॉल इसी के साथ बात मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सब जो है शुक्रगुजार हैं हमारी हुकूमत के कि जिनकी मेहनत की वजह से IMF प्रोग्राम है वो दोबारा से रेगुलाइज हुआ है दोबारा से IMF ने हमें हमारे मुल्क के हालात देखते हुए हमारी हुकूमत की कोशिशों की वजह से हमें एक बार फिर से जो है हमारी हेल्प की है तो ये सारी की सारी जो कोशिश है काविश है ये हमारी हुकूमत की है और उनको हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत उनके शुक्रगुजार है। इसी के साथ सर आपसे एक सवाल है जैसे कि अभी आप बता रहे थे जाने के हवाले से कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो रिक्वायरमेंट से एक बात मेरे जहन में आई आजकल क्योंकि जो भी ममालिक में जो नौजवान है वो अगर अप्लाई करते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू तो आइल्स का जो कोर्स है वो एक नेसेसरी एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट के तौर पर मुतारिफ करवाया गया है और हमारे लिए लाजमी है कि आपने अगर आइल्स है आपने करना इसी के अलावा इस तरह के दूसरे 3-4 कोर्सेज है आपके लिए लाजिम और मुलज़्ज़म करार दिया गया है तो ये क्यों क्या वजह है क्योंकि एक नौजवान जाहिर सी बात है जब बाहर जाता है तो वो एक ग्रेजुएशन करके एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम से आरास्ता होके जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसे ज़रूरत होगी क्योंकि इतनी इंग्लिश तो हम सबको आ जाती है तो फिर क्या वजह है कि आइल्स ज़रूरी है। देखें दो बातें हैं इस हवाले से जो आपने पहले एक बात कही है खासतौर पे जो हमें IMF का प्रोग्राम मिला नो डाउट एक अच्छी हुकूमत की तरफ से एक रिमार्केबल स्टेप था जो कि उन्होंने कंप्लीट किया अपने दौर में और दूसरी बात ये कि ऐसा टाइम आए ना इसके लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये टाइम आए ना तो उसमें ये होगा कि आपको ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल रेमिटेंस अगर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान इस टाइम मुस्तहकम होगा तो इसके लिए ख़ास तौर पे नौजवानों के सामने जो प्रोफेशनल नौजवानों के सामने या बैरियर्स आ रहे हैं उसको ख़ास तौर पे हुकूमती लेवल के ऊपर एड्रेस करने चाहिए और ताकि ये मामला ख़त्म हो और एक सबसे बड़ा बैरियर जो है जो हमारी एजुकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है ख़ास तौर पे जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये एम्बैरसिंग पॉइंट है कि जी आप 18 इयर्स 21 इयर्स PhD करने के बाद भी यू नीड टू बी क्वालिफाइड you need to be given a proof that you speaking well यानी आपको स्पीकिंग का टेस्ट देना है या आइल्स का टेस्ट देना है ये मैं ये समझता हूँ मेरे नज़दीक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि मुझे अगर कहीं जाना है हायर स्टडीज़ के लिए किसी भी कंट्री में तो मुझे वो इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा और बाकी मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है 18 इयर्स 16 इयर्स या 21 इयर्स वो सब ज़ीरो हो जाता है तो ये एक है मामला लेकिन इस आइल्स को मेरे नजदीक इसकी वैल्यू इसकी पोटेंसी कम होनी चाहिए तो लेकिन वो बढ़ी भी है लेकिन ये सारे सवाल तो थोड़े से इस तरह के हो रहे हैं मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूंगी कि ठीक है ये सब प्रोसीजर तो बाद में आएंगे जब हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है बाहर जाना भी है या नहीं
पहले स्टेप जब हम लोग सब घर से डिसाइड कर रहे होते हैं, पहले तो सीधा सीधा तरीका है कि भाई मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया। जब इंटर के बाद स्पेसिफिकली जब वो घर से ही आपको गाइडेंस मिल रही होती है, क्योंकि हमारे करियर काउंसलर पहले जो होते हैं हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ उन्हीं से सीखते हैं और वही हमें बताते हैं, वही हमें गाइडेंस देते हैं और हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, उसी बात पे चल पड़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो पेरेंट्स इस तरह से गाइड करते हैं कि आपने ये करियर चूज करना है या फिर ये नहीं चूज करना है, या फिर कुछ पेरेंट्स वो होते हैं कि जो कहते हैं जो दिल करता है करो, या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमने सिर्फ यही करना है क्योंकि मैं इस फील्ड से हूं तो तुम्हें भी इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उनको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इस स्टेप पे ही सब करियर काउंसलर के पास आ जाएंगे, वो यकीन पहले घर से काउंसलिंग लेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो पेरेंट्स को खासतौर पे बच्चों को यानी अपने बच्चों को खासतौर पे इंडिपेंडेंट करें। इंडिपेंडेंट करेंगे तो ही आगे बच्चे का एक्सप्लोर मिलेगा उसको। और ये भी एक मैं आपको बात बता दूं कि जो 20 इयर्स बैक जो पेरेंट्स थे और 20 इयर्स बाद जो पेरेंट्स हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं। यानी हम लोग जब आए हैं अपने पेरेंट्स बने हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, हम अपने गुजर चुके हैं, तो हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। और रह गए हमारे पीछे वाले जो हमारे पेरेंट्स थे, उस टाइम जाहिर सी बात है उनको जो बेटर लगा उन्होंने हमें गाइड किया, लेकिन वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है नए मामलात होते हैं तो गलत हो जाता है। तो लेकिन अब जो एक स्टेज आ गया है, खासतौर पे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने आप को फिल्टर करें आगे फ्यूचर के एंगल से। बहुत जरूरी एक बात मेरे जहन में इस वक्त आ रही है कि आजकल के जो टैलेंटेड नौजवान हैं, आपने बोला पढ़ लिख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो इन सब में एक तो वो तबका है जो आपका कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो दे नीड फैसिलिटीज, दे नीड वैकेंसीज, दे नीड टू प्लान द फ्यूचर्स अकॉर्डिंग टू दैट। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उन्होंने अपना ही खुद घर बैठे वो इस तरह रास्ते क्रिएट कर दिए हैं कि दुनिया भर से उनको कॉल्स भी आती है, उनको आमदनी भी होती है। और सोशल मीडिया एज ए टूल हम इसमें किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कि वो हमारे अपनी फराहमी करे और इन सारे मामलात में जो हमारे पॉजिटिव असर हो वो मिले उससे। इस हवाले से आप जरा बताएं क्या कहना। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बहुत फर्टिलाइजर है, इस हवाले से बहुत फर्टिलाइज्ड है। पोटेंशियल के हवाले से हमारे यूथ में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और खासतौर पे जो अभी आर्टिफिशियल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक दौर चल पड़ा या एरा आया है, इसके अंदर नो डाउट फ्रीलांसिंग में पैसे कमाए जा रहे हैं या जो काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में हम पहले जो प्रोफेशनल होते थे वो होते थे 16 ईयर या 18 इयर्स एजुकेशन के बाद। एग्जैक्टली ठीक है, बट आजकल जो है वो आप मैट्रिक के बाद भी प्रोफेशनल हो जाते हैं, आज आप इंटर के बाद भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। स्किल्स होनी चाहिए, आपने स्किल्स होनी चाहिए, यानी आप बहुत स्पीड से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो नो डाउट इन बातों को लेना चाहिए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बिग इंडस्ट्री जो है वो एजुकेशन की है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें ही फिर वो माफिया का कैरेक्टर भी आ जाता है। तो सबसे अगर एक मैं पेरेंट्स से पूछूं, आज के पेरेंट्स से पूछूं कि आपकी जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक, आप अगर सैलरी पर्सन हो तो आपका सैलरी का सबसे बड़ा पोर्शन कहाँ जाता है? वो एक्सपेंस कहाँ जाता है? वो कहेगा एजुकेशन। सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? पढ़ाई। और फिर इतना बड़ा खर्चा करने के बावजूद भी हम एक टेस्ट की मोहताज है, तो फिर हम एक नल सेक्टर पे चले जाते हैं, यानी जीरो पोजीशन पे खड़े हैं। व्हाट इज दिस? तो ये खास तौर पर समझना चाहिए हमें, और जो एलिमेंट है उनको एड्रेस करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, खास तौर पर इसको हमारे फॉरेन ऑफिस से भी इस बात को लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कि देखिए, मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को देख लूँ या मैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज को देख लूँ, मेरे लिए कोई आगे कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है एक्सेप्ट ऑफ कि अब्रॉड में जाऊं। मैं अपनी लाइफ को लैविश गुजारना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी सैलरी वेजेस क्या है? एग्जैक्टली मैं भी ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ एक्चुअली सर, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर से कंपेयर करें, हम में स्किल्स हैं, हम में टैलेंट है, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन जितने आवर्स, सपोज अगर कोई एक नॉर्मल सी जॉब है वो 8 to 9 आवर्स की है, उसमें जितनी एफर्ट हम दे रहे हैं, और जो वो एक जॉब जो कोई फॉरेन कंट्री में सिर्फ 6 आवर्स की है, उसकी सैलरी इवन बेटर होगी रेदर देन हम।
हम फिजिकली एफर्ट करते हैं, हम मेंटली एफर्ट करते हैं, हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से एफर्ट करते हैं, बट हमें वो उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो यकीनन फिर हम बाहर जाने का सोचेंगे कि नहीं मुझे फिर एटलीस्ट उसकी अर्निंग भी मिले, बाहर जाके हम उससे भी ज्यादा लाइक कहना नहीं चाहिए बट सेकंड कैटेगरी वाली भी जॉब कर लेंगे, बट यहाँ पे रहकर हमें वो सीट पे बैठ के उतना जब नहीं मिल रहा होता तो फिर हमें बाहर जाना मुनासिब लगता है। लाइक व्हाई? हाँ, देखिए वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो मामला थे वो कि आप एक प्रोफेशनल लेवल आ गया आपका, अब आपने एक सर्टेन लेवल के बाद आपके पास क्या होती है, अर्न टू मनी, यानी आपने पैसे कमाने हैं। यही है ना एंटरप्रेन्योर होना है, या पैसे अर्निंग करनी है ताकि आप अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल कर सके। अब आपका प्रोडक्शन लेवल कितना है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 244 यूनिवर्सिटीज है अराउंड द पाकिस्तान। उस 244 यूनिवर्सिटीज में लेवल कितना प्रोडक्ट हो रहा है? ठीक है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो तो कितने ग्रेजुएट्स हम निकाल रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है? अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जो है वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और हम प्रोडक्ट लेवल कितना बना रहे हैं, यानी जो हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेशनल कितने बना रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ मर्ज होंगे? एग्जैक्टली। अब डेफिनेटली हम जब एक बात करते थे, जब मैं स्टडीज करता था, तो उस टाइम अगर कोई मास्टर्स का यानी एमबीए होल्डर अगर कोई किसी ने एमबीए कर लेता था बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बड़ी चीज थी। उसके पास उसको यानी जिस कंपनी में वो जाता था उसको कार भी मिलती थी, दूसरी चीजें भी मिलती थी, तो पेरेंट्स का एक नॉर्म बन जाता था कि जी आपने एमबीए करना है। अब वही एमबीए करने वाला बैंक में टेलर की जॉब कर रहा है या कहीं क्लर्क की जॉब कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। तो क्या हुआ, आपने इतने एमबीए होल्डर प्रोड्यूस कर दिए, तो वो आगे कहाँ जाएंगे? सही। तो इस वजह से फिर आप अपनी जो मे बी शायद कोई मेरी इस बात से एग्री करे नहीं करे, लेकिन आई थिंक ये चीज हमने अपनी सोसाइटी में फील की है कि हम जब पढ़ के निकलते हैं ना, हमसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अगर 20-22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस कैसे आएगा? दूसरी बात, जो वो हम यंग जनरेशन जितनी एफर्ट दे रही होती है उसके कंपैरिजन में, इवन दो 60 के बाद भी जबकि वो रिटायर हो जाने चाहिए, लेकिन हम फिर भी उनको जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमारे पुराने लोग हैं तो हम उनको अपने कंपनीज में, जॉब्स में, जहां पे भी हो, हम उनको यकीनन रखते हैं। क्यों क्या जो यंग जनरेशन आ रही है, क्या वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर सकती? क्या उनमें वो टैलेंट नहीं है? तो हम ये एक्सपीरियंस वाला जो चक्कर है कि नहीं, जो यंग बंदा आया हुआ उसके पास पहले से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सीट पे 60 साल के हिसाब से रिटायर हो जाना चाहिए था, बट वो 70 तक भी बैठा हुआ है, 72 तक भी बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको सारा काम आता है। वाई डू? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मसाइल हैं। अब इनको हम बैठकर एड्रेस करना चाहिए, खासतौर पे कंपनीज जो काम कर रही हैं, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनको ये चीजें खत्म करनी चाहिए ना कि जी अब एक नया लड़का आया है, पास होके आया है, उससे पूछ रहे इज इट मेक सेंस कि उसके पास उसकी सीरीज एनर्जी लेवल क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल तो ज्यादा होगा, फ्रेश है, एक्सेप्ट करता है, और फिर जिस तरह से अभी वर्ल्ड चेंजेस आई हैं तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो वो समझ ही नहीं रहे होते। मतलब ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स है जो हमारे साथ चल रहा है। सर आई थिंक मैं भी ये बातें करते करते ना थोड़ी सी ज्यादा जज्बाती हो गई थी, क्योंकि वो फील होता है ना, क्योंकि वो यंग जनरेशन आ रही है, लेकिन करनी पड़ती है, वो सब चीजें मिल नहीं रही है जो उसका हक बनता है, तो दिमाग रानू मुझे लग गया हमें क्या करियर चूज करना है, कौन सी कंट्री जाना है। अब हम जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स अभी यकीनन देख रहे होंगे ऐसे, तो यकीनन उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप उतनी ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में अगर हमें बताएं। देखिए रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हों, तो एम्बेसीज कोई सी भी हों, वो आपको अल्टीमेटली उनकी पॉलिसीज डिफाइंड है। ठीक है। जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी खासतौर पे स्टूडेंट्स को लेकर डिफाइन की हुई है। अब अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस अगर आप उनको सबमिट करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आपको वो ग्रांटेड करते हैं, वीजा वगैरह जो भी कुछ है, आप अपना फ्यूचर वहाँ पे देख सकते हैं आराम के साथ। तो ये इसी के साथ सर, इसी से इंटरकनेक्टेड एक सवाल है, वो ये है कि कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा इजीएस्ट रहती है फॉरेन कंट्रीज की, अगर हम बात करें कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए, इमिग्रेशन के लिए, इजी के साथ साथ इजीएस्ट फायदेमंद भी कौन सा? आप क्या सलाह देंगे कि लोगों को किस मुल्क और किस उसकी तरफ रुजू करना
करना चाहिए और प्लान करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप प्रोफेशनल हैं आज के ज़माने में, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आईटी सेक्टर से आप रिलेटेड हैं, तो आपको अपने प्रोफेशनल के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा कि किस कंट्री में आप जाना चाहेंगे। ठीक है। प्रोफेशनल हैं तो मेरे नज़दीक तो जो रिकमेंडेशन होती है ख़ासतौर पे स्टूडेंट को जो फ्रेश ग्रेजुएट हों या 1 साल 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो, तो मैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ही रिकमेंड करूँगा ठीक है। कि वो एक बेस्ट कंट्री फॉर दैट पर्पस, ख़ासतौर पे अपने आप को एलिब्रेट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सेकेंडली फिर वो स्टेजेस आ जाती हैं कि किस कंट्री की पॉलिसी रिलक्टेंट है फॉर पाकिस्तानीज, तो उसको फिर हम देखते हैं जिसमें आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली अगर मैं इसको और मजीद आपके सामने डिफाइन करूं, तो मैंने जैसे पाकिस्तान का कहा था कि ये एक बिग इंडस्ट्री एजुकेशन, तो इसी तरह से चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या कोई और कंट्री हो, आयरलैंड हो, इन सब ने ये भी एक इंडस्ट्री है उनके नज़दीक, खासतौर पे वीज़ा की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, ये भी एक इंडस्ट्री उन्होंने बनाई हुई है। पैसे उनको भी मिल रहे हैं इस चीज़ों से कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर वो चाहता है तो अल्टीमेटली उस पर जो एक्सपेंस है वो 8,000 10,000 यूरो का एक्सपेंस आ रहा है, तो वो किसके पास जा रहा है? वो उन कंट्रीज के पास जा रहा है। आप वहाँ जाकर करेंगे तो वो country का फायदा ये होगा। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि एक तो होता है स्कॉलरशिप बेस पे वही स्टूडेंट्स जा पाते हैं जो कि हाईली जिनकी परसेंटेजेस हों और रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सिटीज को, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है और वो जाना चाह रहा है तो वो अलाउ करते हैं, और क्या उसका फी प्रोसीजर होता है? देखिए, मैंने कहा ना कि उनके वो बिजनेस है ये। जी, जी, जी। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है खासतौर पे वीज़ा। आप इसको समझें तो मैं तो खैर इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ इस तरह से चीज़ों को कि किस तरह से उन्होंने पैसे कमाए हैं या किस तरह से वो पैसे कमाते हैं, ख़ासतौर पे जो अब्रॉड की कंट्रीज़ हैं। डिफाइन 3 बातें वो करते हैं, 3 चीज़ें अगर आप उनको फुलफिल कर दें वो आपको वीज़ा ग्रांटेड कर देते हैं। फिर वहाँ पे जाके हमारे स्टूडेंट्स पेमेंट करते हैं, पढ़ते हैं। कौन सी है सर? सिंपल आइल्स, प्रोफेशनल जो आइल्स होता है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है, ठीक सर। वो 6.5 उनका एक डिमांड है कि वो कर लें। Sure. सेकेंडली आपने जो उनको ट्यूशन फीस पे करनी होती है पार्शली या एनुअली, जो भी उनकी ट्यूशन फीस होती है वो पे कर दें। थर्ड, आपका जो अपना लिविंग एक्सपेंस है वो शो कराना है उनकी, या तो बैंक उनकी स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, सही। बैंक स्टेटमेंट नहीं, लिविंग एक्सपेंस जो भी है वो आपने शो कराना है कि यू हैव गुड इनफ मनी टू बी सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल यू आर इन दैट कंट्री, तो वो आपको शो ऑफ कराना है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे वो आपको वीजा ग्रांटेड करते हैं। बेसिकली वो यही चीज तो देखना चाह रहे हैं। अब आपने एनुअली फीस पे कर दी तो आपने कितना पेमेंट कर दिया उनको, तो अच्छा फिर यानी मैं आपको इसमें मतलब मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूँ तो मैं अपने लोगों का माइंड थोड़ा सा ओपन करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको कोई ऐसे वीजा नहीं दे रहे कि जी आप आ जाएं, स्कॉलरशिप है तो आप आके, उनका फायदा है, उनका फायदा है और वो फायदे के बिहाफ पे ही आपको। और जितने जहाँ से यहाँ से जाते हैं तो क्या बाहर से यहाँ पे आने वाले लोगों का रेशो कितना है? वो लोग आ रहे हैं, बहुत कम है, बहुत कम है वो, यानी उसको ना होने के बराबर कह सकते हैं आप। यहाँ तो हम देखें ना, हमारे पास 244 यूनिवर्सिटीज हैं या इससे ज्यादा कमोवेश, तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ एजुकेशन हमें दिया जा रहा है वो किस लेवल का है, वो किस स्टैंडर्ड का है जी। वो स्टैंडर्ड है ही नहीं जो अब्रॉड के अंदर है। देखिए ना, मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर हम पर ये सवाल है, सवालिया निशान है कि योर इंग्लिश इज नॉट गुड इनफ, तो मैंने 18 साल की जो एजुकेशन की वो जीरो हो गई ना, जीरो हो गई बिल्कुल। और मुझसे स्मॉल टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS आपने किया हुआ हो, और मैं छोटी सी आपको कह दूं कि जी आपने जो है वो टेस्ट आउट करना है कि जी ये फीवर कौन सा है, या मैं आपको लेबोरेटरी का एक छोटा सा टेक्नीशियन का कोई टेस्ट दे दूं तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने MBBS किस लिए किया है, मुझे आप MBBS में कंसीडर करें। थोड़ा सा ऑफेंड करने वाली बात बहुत होती है ऑफेंड होता है ना कि मतलब मेरी स्किल्स क्या हैं और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट लेकिन कर रहे मैं ये हैं। समझती हूँ कि जैसे अगर हम जा रहे हैं, हमारा नौजवान आज यहाँ से इंटर करके जो जा रहा है, या एवरेज स्टूडेंट जैसे अभी नायाब ने आपसे सवाल किया, वो अगर वहाँ पे जा भी रहा है तो हम देखते हैं कि वो जाकर अपना कोई कोर्स XYZ जो स्कॉलरशिप उसने हासिल की है या किसी भी फील्ड में जो पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा है, वो सर्व कर रहा है।
अच्छा, वहाँ पर हमें स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ पे हम जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ की लाइफस्टाइल कितनी एक्सपेंसिव है बनस्बत यहाँ की लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो वो खर्चा जो हम यहाँ पे समझते हैं कि हम पढ़ाई पे इतना एक्सपेंस करें और हमारी सैलरीज कम है, वहाँ अगर सैलरीज डॉलर्स में दे रहे हैं तो वहाँ का हमारी डेली, आप अगर आटा लेने जाए, आप अगर जूस लेने जाए, तो वो यहाँ के बनस्बत कितना वहाँ पर एक्सपेंसिव है, तो वो ही इक्वल हो जाती है। तो मेरा ये मानना है, और मैं आपसे भी ये सवाल करूँ कि हमारी नौजवान नस्ल ये क्यों नहीं सोचती कि वहां जाके टैक्सी चलाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे जॉब भी करें, टैक्सी भी चलाएं, वो खिदमत आप अपने मुल्क में क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मसला ये कि हम यहाँ पर अगर 12 आवर्स भी जॉब कर, देखिए यहाँ पर हमारे पास रिवार्ड नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सैलरीज या जो हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं, हमें रिवार्ड्स नहीं मिलते, ये आप सबको पता है, आप लोग सब प्रोफेशनल हैं। तो मतलब अगर मैंने 12 आवर्स जॉब की है या मैंने 10 आवर्स जॉब की है या 8 आवर्स मैंने जॉब की है, तो मुझे उस अंदाज में रिवार्ड नहीं मिल रहा, मेरी जो सैलरी होनी चाहिए। तो वो क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा, वो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, बात ये सर, मैं इस बात पे आपको माजरत के साथ डिसएग्री करूंगी कि रिवॉर्ड जो है इस तरह नहीं मिलता, मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा भी है। आप अगर उतना वो देते हैं ना, लेकिन आप ये देखें, हाँ बनस्बत वहाँ के रिवॉर्ड आप अगर कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन फिर यहाँ की हमारी लाइफ कितनी आसान है, आप ये देखें, हमारे बाकी एक्सपेंसिव, हमारी जिंदगियां जो है उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी वहाँ पे। यहाँ पर अगर मेरे घर में एक मेड है, वहाँ पर मैं ये सोच भी नहीं सकती, मैंने कपड़े खुद धोने, मैंने बर्तन खुद धोने, तो यहाँ पर अगर सैलरी कम है तो वहाँ पर, यहाँ पर ये सारी सहूलियात भी तो है ना, तो वही इक्वालिटी हो गई। बस मेहनत यहाँ पे लोग नहीं करते, वहां जाके कर लेते हैं, ये हमें, हमारा एक शिकायत है हमारे सिटीजन से। ये भी है एक बात, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो वो इस हवाले से है ना, आप ये भी तो सोचें कि अगर आप मैट बेयर कर रहे हैं तो उस मैट को आप सैलरी क्या दे रहे हो, आप वहाँ पे अगर मेड अफोर्ड, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेड अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसकी सैलरी मेड की ज्यादा होती है, दैट्स द रीजन वो कहते हैं जी आप छोड़े, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन मसला वहीं आ रहा है कि आप ये जो सोचे कि वहाँ पे अगर कोई स्वीपर है और कोई मैनेजर है, तो वो उसी रिस्पेक्ट के अंदर मौजूद है, वो मैड है या वही मैं कह रहा हूँ मैनेजर है, वो उसी रिस्पेक्ट में मौजूद है, प्लस उसकी सैलरी उसकी लायबिलिटी के साथ कैलकुलेट करके गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। जी जी, हम यहाँ पे लैविश हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, हम, मैंने कहा ना पाकिस्तान में तो तबकात की एक लिस्ट मौजूद है, पहले 3 तबके थे, अब तो खास तौर पे बहुत ज्यादा तबके हो गए हमारे। तो वो अगर मैं मैड बेयर कर सकता हूँ या मेरे पास एम्प्लॉइज मौजूद हैं, तो बेसिकली मैं उनको सैलरी क्या दे रहा हूँ, अगर मैं उनको भी 2-2 लाख रुपए सैलरी कर दूं तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। चलो ये बात भी ठीक है, आपने ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज को रख के, अगर कोई इमिग्रेंट यहाँ से वहाँ चला गया, उसने वहाँ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन क्या अब उसका ये फर्ज नहीं है कि अगर वहाँ की जो अपनी काबिलियात है वो यहाँ आए और इस मुल्क को सर्व करें, क्योंकि जो जाते हैं वो वहीं के होके रह जाते हैं, वो उसी मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो हमारे मुल्क के हालात खराब होने का एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के काबिल लोग वहाँ जाके दूसरे ममालिक को सर्व कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप उनको उसी अंदाज में फैसिलिटीज दें, देखिए हर बंदा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं गया हूँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे प्रोफेशनल से भी मिला हूँ, वो लोग आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, इवन के वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है कि ठीक है अगर मेरी सैलरी यहाँ पे मुझे मिल रहा है मिसाल के तौर पे 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से, बेशक मुझे यहाँ पे जो है वो 50% मिल जाए उसका, लेकिन मुझे मेरा मुल्क सर्व करने दिया जाए, तो वो उनकी बिल्कुल ये विश मौजूद है, खासतौर पर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे कि वो यहाँ पर आके जो है वो देखिए पाकिस्तान का मेन इशू सिर्फ और सिर्फ ये कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ सिस्टम ठीक करते हैं आप, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं रही। और फर्स्ट स्टेप आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं समझूंगी कि सर ने एक रेस किया है, इन हवाले से गाल लगते जारी रहती, उसको वो चीज नहीं मिली हो, वो डिसअपॉइंट होके कोई वापस आया हो, ऐसा कभी हुआ है कि अक्सर लोग यहाँ से कुछ सोच के जाते हैं
और जो प्लान करके जाते हैं असल में वैसी चीजें उनको मिलती नहीं है, या तो मुश्किल हालात हो जाते हैं, या तो वो जो फाइनेंशियली प्लानिंग करके जा रहे होते हैं वहां से उनकी फैमिली उस तरह से सेटल नहीं हो पाती है, और फिर वो वहां वापस आने के बाद फिर यहाँ पर उनको किन मुश्किलात का दोबारा जीरो से शुरू करना करने पड़ता है। तरीके से। फिर डेफिनेटली उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है, लेकिन ये कि वहाँ बहुत रेयर है ऐसा कि आप वहाँ जाके अपने आप को एक्सप्लोर ना कर पाएं या अपने आप को सेटल ना कर पाएं। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे मामलात में। वो कोई अगर इमोशनली आपके अंदर कोई इमोशंस आ जाए तो फिर आप बैक हो जाते हो, अदरवाइज वहाँ पर अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपने वहाँ जाना है तो वहाँ पर देखें एक वही मैं कहता हूँ एक सिस्टम मौजूद है, हर चीज़ का उन्होंने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। आपको इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती रहने के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, यानी जॉब के लिहाज से, वहाँ पे हर चीज़ का उन्होंने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया। हमें जाने की मेन मकसद ही यही होता है कि देखिए इंसान हर जगह जो जाना चाहता है वो एक अच्छे, हमेशा से इस चीज की तलाश रही है इंसान में, बेटर लाइफ के लिए, तभी इतनी डेवलपमेंट हुई है ना। गाँव से हमारा देहात भी इसी सिलसिले में शहर आता है, हमें शहर की जिंदगी वो अचीवमेंट्स ले इसी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ फैमिलीज इतने एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं पूरे खानदान के, वो फिर वहाँ पे उनको स्टैंड करना ही पड़ता है, अगर वो ना भी इमोशनली लैक भी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे वाला डर होता है ना, वो गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं उस पे खास तौर पे जो लोग जाते हैं, देखिए जाने में भी कई कैटेगरीज मौजूद है। अगर एक बिल्कुल ही हमारी इलीट क्लास अगर जा रही है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। असल प्रॉब्लम्स वो आता है कि अगर किसी मिडिल फैमिली से या मिडिल से भी जो नीचे लोअर फैमिली से अगर कोई बंदा जा रहा होता है तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स, उसके जो रिश्तेदार, उसके बहन भाई, उसके तमाम लोग एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जा रहे हैं, वो एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाता है। नो डाउट मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इतनी भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सेक्रीफाइस करना जानते हैं अपने भाई बहन, अपनी फैमिली को लिफ्ट करने के लिए। हमारा तबका, हमारा किसान का तबका है हमारे मुल्क बहुत से अब जाहिर है किसान और ये एग्रीकल्चरल और फील्ड्स पे जो काम है वो तो बाहर भी होता होगा, बिल्कुल तो वहाँ के तो अब जाहिर है किसान जो है उसके पास तो वो ना IELTS पास कर सकता है, ना डिग्री है, ना उसके पास मास्टर्स है, तो वो किस बना पे जा सकता है, और क्या उसके लिए ये सहूलियात है कि हाँ आप सिर्फ आए, आप कोई टेस्ट ना दें, क्योंकि जाहिर है उससे वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर बेशक वो वहाँ जाके आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर ही वो सर्व करेगा, लेकिन उसकी जो स्किल्स है वो तो यहाँ के किसान और वहाँ के किसान की सेम नहीं। चंद कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये जो बैरियर्स हैं खास तौर पे ख़त्म किया, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना वो अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं। जब उनको अपना इंटरेस्ट होगा वो तमाम बैरियर्स को ख़त्म कर देंगे। जब कि उनको रिक्वायरमेंट होगी कि जी मुझे इस प्रोफेशनल के बंदे चाहिए, इस प्रोफेशनल के लोग चाहिए, उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको लेस कर दिया, आप आ जाएं। जब उनकी फुलफिल हो जाती है रिक्वायरमेंट्स वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। अभी चंद ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फार्मिंग के हवाले से विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी यानी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, लेस डॉक्यूमेंट्स की वजह, हाँ वो जा सकते हैं बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी इसी कंट्रीज के साथ से अगर बात हो रही थी हमारी जैसे कि सर्वाइवल की, तो बहुत से नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं और यकीनन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है आज का हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ही आज का ये था कि जितने भी नौजवान हैं वो अगर बैरून ममालिक जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जा सकते हैं, या फिर किन किन रिक्वायरमेंट को वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस सर्वाइवल की अगर बात आए, हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है, हर चीज़ करा के हम चले गए। एक मिडिल क्लास बच्चा या एक जो लोअर क्लास बच्चा चले गया वहाँ पर, उसके बाद जो सर्वाइवल के लिए यहाँ से कौन सी ऐसी स्किल्स जो है वो सीख के जाए, ताकि अगर वो स्टडीज कर रहा है तो साथ ही में वो कुछ इस तरह के अर्निंग, सेल्फ अर्निंग के लिए कुछ इस तरह के काम करे कि उसको रेस्टोरेंट्स में या दूसरी जगह जाके कुछ इस तरह का काम वगैरह ना करना पड़े, और वो ऐसी अपनी स्किल्स के बलबूते ही अपने तमाम एक्सपेंस को पूरा कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। खास तौर पे वहाँ पर
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो ज़ीरो स्किल लेवल जिस पे हम बात कर रहे होते, तो वो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग लेकर अपने तमाम उसके साथ जाए। और डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं, वो मैं फिर आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में बता दूंगा कि क्या है। वो 16 ऑक्यूपेशंस हैं। अगर कोई एज ए स्टूडेंट वहाँ जा रहा है तो पार्ट टाइम उन 16 ऑक्यूपेशंस में से कोई एक प्रोग्राम अपने लिए सर अगर आप बता सकें कोई जिस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं कि सीसीटीवी ऑपरेशन या सीसीटीवी ऑपरेशनल या आप अगर आप दूसरी बात करें फोकलिफ्ट ऑपरेटर, हैंडलर्स जो होते हैं, मटेरियल हैंडलर्स, ये इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जिसपे वो अपनी ट्रेनिंग कर ले और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो वहाँ पे अपने स्किल्स को शो करते हैं तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको कहती है ठीक है आप आके जॉब करें। तो ये एक रास्ता है, खासतौर पे हम जो स्टूडेंट अगर कभी जा रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो उनको ये स्किल्स हम देते हैं क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा पैसा होता है। जैसे बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन डू एग्जिस्ट, ये तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीजों का होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो कर रही हूँ ना वो काफी पॉजिटिव है। कोई ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस की बात नहीं करूंगी। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है इन चीजों में कि अगर आप इमिग्रेशन के लिए सपोज अप्लाई कर रहे हैं विद फैमिली विदाउट फैमिली, अगर कोई मेल अप्लाई कर रहा है तो उसका क्या स्कोप है कि वो कितनी जल्दी वहां पे सेटल हो सकता है, या कोई फीमेल अगर अप्लाई कर रही है तो वो क्या रेशियो है, लाइक जल्दी कंट्रीज क्या एक्सेप्ट करती हैं कि फीमेल आए या मेल आए, और मैरिड के लेवल पे जल्दी लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ है वही डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है? नहीं, वहाँ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर वाइज, और सिर्फ उन्होंने एक ही चीज डिफाइन की हुई है और वो है मैरिड। आप मैरिड के ऊपर, हाँ ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है फीमेल्स को लेकर, तो उनका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये या रुझान ये कि वो हमारी ख़ासतौर पे जो फीमेल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको वो ज़्यादा कंसीडर करते हैं सिर्फ इस एंगल से। बाकी उनके पास टोटल मेरिट ऑप्शंस मौजूद हैं, वो जेंडर को ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया, और बहुत आपने ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें शेयर की हैं, बहुत सारी मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए ये हेल्पफुल कारआमद होंगी। नाज़रीन, जेको भी असां जो कोशिशूं आहिनि, काविशूं आहिनि PTV नेशनल जी टीम जी तरफ़ां ऐं पाकिस्तान टाइम जी टीम जी तरफ़ां, उहे सभु इन करे आहिनि त असां में शऊर पैदा थिए, असांजे ॾिसंदड़नि में शऊर पैदा थिए। हिन प्रोग्राम जो जेको बि मक़सदु हूंदो आहे त हर सूबे में जेको माण्हू वेठो आहे पंहिंजी ॿोलीअ में, उनखे अगरि कंहिं क़िस्म जे ॿोलीअ जो को बैरियर आहे त उहो बि ख़तमु थी वञे, त असां उन्हनि खे उन्हनि जी पंहिंजी ॿोलीअ में उहे शयूं सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं, पहुचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सर, आपके लिए तो बहुत मशहूर है कि आप आए, इतनी कीमती बातें आपने शेयर की और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। आप लास्ट मैसेज जो हमारे देखने वालों को देना चाहिए? मैं बस यही कहूँगा कि नौजवानों को, ख़ासतौर पे नौजवान जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस ज़रूर ले लें एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से या कैरियर काउंसलर्स के पास जाकर, जहाँ इतना हम अपना टाइम निकालते हैं, इतना प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब हम एक करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बेस्ट एडवाइस लेना चाहिए। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, आपसे जो लोग काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, आप एक बार जरा बताएं कि कहाँ से वो कैसे आपको राब्ता करें, या कोई आप किसी एक जगह, कहीं बिल्डिंग, किसी एरिया में कहीं बैठते हैं, आपका ऑफिस है? जी, हमारा कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी हमने बनाया हुआ है और इस्लामाबाद के अंदर भी है। तो बाकी जो एड्रेसेस वगैरह है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। जरूर, तो बहुत आसान तरीका है हमारे को अप्रोच करने का। थैंक यू सो मच। ऐं बिल्कुलु इन हवाले सां असांजो प्रोग्राम, असांजे नाज़रीन जेके आहिनि, असांजी नई टीह नौजवान जेके आहिनि, जॾहिं बि कैरियर काउंसलिंग जी ज़रूरत